हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक धाल विद्रोह के साथ, जो कि 1767 में प्रारंभ होती है और 1777 में अंत होती है। मतलब यह विद्रोह 10 सालों तक चलती है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि ये धाल विद्रोह झारखंड में विद्रोह टॉपिक का एक सब टॉपिक है, जो कि जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है और जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक है। चाहे वो जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर जेपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें झारखंड के विद्रोह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। सिक्स्थ जेपीएससी में मेंस के एग्ज़ाम में सिक्स्थ जेपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का आया था, जिसमें बिरसा मुंडा और सरदारी आंदोलन के रिलेशन से एक क्वेश्चन था। तथा 7th जेपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का आया था, जो कि बिरसा मुंडा प्लस ताना भगत आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के मिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और जेएसएससी सीजीएल जैसे वनडे एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन झारखंड के विद्रोह से आसानी से देखे जा सकते हैं। मैं बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल में 40 क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन झारखंड के विद्रोह से देखने की प्रबल संभावना बनती है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। इस विद्रोह में 3 राजा होते हैं। एक है बैकुंठ धवलदेव, मतलब बैकुंठ ढाल, जगन्नाथ धवलदेव या फिर जगन्नाथ ढाल, और निमाई धवलदेव उर्फ नीमू ढाल। बहुत से किताबों में बैकुंठ ढाल, जगन्नाथ ढाल और नीमू ढाल करके जिक्र किया गया है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। बैकुंठ धवलदेव का भतीजा है जगन्नाथ धवलदेव और जगन्नाथ धवलदेव का भाई है नीमू ढाल। इस चैप्टर में हम लोग 5 अंग्रेज अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एक है फर्ग्यूसन, रूक्स, मॉर्गन, फोबर्स और लेफ्टिनेंट गुडियार। इन्हें या तो अंग्रेज अधिकारी कह ले या फिर ऐसा समझ ले कि इनको सैनिकों के कुछ टुकड़ियों के साथ समय समय पर स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध या फिर स्थानीय राजा के विरुद्ध आक्रमण के लिए भेजे जाते थे। धाल विद्रोह यूँ तो स्टार्ट हुआ था 1767 में, लेकिन इसकी बीज जो है वो 1765 से ही बोई जानी चालू हो गई थी। और 1765 के समय में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और यही लॉर्ड क्लाइव जो है वो द्वैध शासन के जनक भी हैं। बंगाल में द्वैध शासन के जनक जो है वो लॉर्ड क्लाइव को ही कहा जाता है। 1765 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव रहते हैं। और जब यह विद्रोह बिल्कुल अपने चरम पे होती है, मतलब 1773, 74, 75, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। चलिए मैप में लोकेशन को देखते हैं। इस विद्रोह का जो हॉट स्पॉट है वो है ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट है ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम का जो बाउंड्री है वो वेस्ट बंगाल के 2 जिला से टच करता है। ईस्ट ये पोर्शन जो है ये वेस्ट बंगाल का झाड़ग्राम जिला से टच करता है, और इधर का जो पोर्शन है धनबाद तक ये पुरुलिया जिला से टच करता है। मतलब पुरुलिया जिला जो है ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद को टच करता है। और धनबाद का कुछ हिस्सा और जामताड़ा का हिस्सा ये पश्चिम वर्धमान को टच करता है। जामताड़ा के बाद जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, ये 3 जिला वेस्ट बंगाल के वीरभूम जिला से टच होता है। और साहेबगंज का हल्का सा पोर्शन मुर्शिदाबाद बंगाल का एक ज़िला है, मुर्शिदाबाद से, तथा पूर्व का कुछ हिस्सा मालदा जिला से
टच करता है। यहाँ देख सकते हैं ये ईस्ट सिंहभूम का इस जगह तक झाड़ग्राम जिला से टच हो रहा है। उसके बाद ये ईस्ट सिंहभूम ही है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ सरायकेला खरसावा जो कि पुरुलिया जिला से टच है। सरायकेला खरसावा के बाद रांची, ये भी पुरुलिया से टच है। रांची के बाद रामगढ़, फिर बोकारो के बाद धनबाद, ये पुरुलिया जिला को टच करता है। धनबाद का कुछ हिस्सा और जामताड़ा का जो है वो पश्चिमी वर्धमान को टच करता है। और उसके बाद जामताड़ा के बाद दुमका के बाद पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ बीरभूम जिला को टच करता है। और साहिबगंज का हल्का सा हिस्सा मुर्शिदाबाद से टच हो रहा है। और फिर साहिबगंज का पूर्वी हिस्सा मालदा जिला से टच होता है। हालांकि मालदा से हम लोग का कोई मतलब इस चैप्टर में नहीं है। 1765 में लॉर्ड क्लाइव जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं जिसने द्वैत शासन लगाया था। अब जैसा कि ये विद्रोह धालभूम का विद्रोह कहलाता है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि आखिर धालभूम का क्षेत्र कौन सा है, कौन सा क्षेत्र बीरभूम कहलाता है, कौन सा क्षेत्र मानभूम है। तो इन सभी लोकेशंस को हम लोग अभी देखने वाले हैं। मानभूम तो ये पुरुलिया का कुछ भाग और धनबाद, ये मानभूम कहलाता है। ढालभूम तो बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ये जो भाग है ये ढालभूम कहलाता है। ढालभूम और ढालभूम का विद्रोह या फिर धाल विद्रोह जो है इसी पूरे पोर्शन में 10 सालों तक जारी रहता है। 1767 से लेकर के 1777 तक जो विद्रोह का जो केंद्र है वो है ढालभूम, और इसी के नाम पे इस विद्रोह का नाम पड़ा है धाल विद्रोह या फिर ढाल विद्रोह। तो हम लोग मानभूम और ढालभूम देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं बीरभूम। तो बीरभूम तो सीधा सीधा दिख जा रहा है कि ये पोर्शन है बीरभूम। बीरभूम के बाद हम लोग देखते हैं जंगल महल। जंगल महल शब्द का भी बहुत जिक्र होगा। ढाल विद्रोह में कम, लेकिन चुवाड़ विद्रोह में बहुत ज़्यादा। जंगल महल या फिर जंगल महाल, तो उसमें बीरभूम आता है, बांकुड़ा आता है, पुरुलिया आता है, झाड़ग्राम आता है, पश्चिम मिदनापुर आता है। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन ये जंगल महल के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको जंगल तराई भी कहते हैं, जंगल तराई। तो मेन क्षेत्र जो है वो हम लोग देख लिए हैं। सिंहभूम के क्षेत्र से आप लोग परिचित होंगे। सिंहभूम का क्षेत्र जो है वो ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और वेस्ट सिंहभूम, ये पोर्शन सिंहभूम के नाम से जाना जाता है। सिंहभूम के बाद है बड़ा भूम। बड़ा भूम या फिर बड़ा भूम, ये पुरुलिया का कुछ भाग और झाड़ग्राम को मिला करके ये पोर्शन बड़ा भूम के नाम से जाना जाता है या फिर बड़ा भूम के नाम से। अब आता है कोल्हान। अभी के समय में कोल्हान शब्द जैसे ही सुनते हैं तो कोल्हान एक प्रमंडल है झारखंड का, जिसमें ईस्ट सिंहभूम, कोल्हान में ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा जिला शामिल है। लेकिन जब ये विद्रोह हो रहा था उस समय सरायकेला खरसावा, उस समय जो कोल्हान क्षेत्र है वो एक्चुअल में पश्चिम सिंहभूम का एक परगना हुआ करता था कोल्हान। तो उस समय परगना था, आज एक प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। समय के साथ नाम बदल गया। जब भी सिंहभूम और कोल्हान कहा जाता है तो हम लोग एक ही क्षेत्र को समझते हैं। सिंहभूम मतलब ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, और कोल्हान मतलब भी हम लोग यही समझते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है
कि कोल्हान जो है वो उस समय पे ढालभूम का जो विद्रोह चल रहा था उस समय पे कोल्हान जो है वो पश्चिम सिंहभूम का एक परगना हुआ करता था। तो वही लिख दिया है कि मानभूम जो है वो पुरुलिया जिला का कुछ भाग और धनबाद, ढालभूम जो है वो बांकुड़ा जिला का कुछ भाग, यहाँ पे ये पोर्शन, ये बांकुड़ा जिला का कुछ भाग, जिसमें दो आते हैं, एक सुपुर परगना और अंबिका नगर परगना, जो ये दोनों परगना खटरा क्षेत्र में है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, अगर ये नाम याद नहीं रहेगा तो बहुत ज़बरदस्ती का चीज़ नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ढालभूम मतलब हाँ बांकुड़ा जिला का कुछ भाग था, और मिदनापुर का पश्चिमी भाग मतलब पश्चिम मिदनापुर और वर्तमान झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र। तो यही है पश्चिम मिदनापुर, ये पश्चिम मिदनापुर में ही ये झाड़ग्राम भी आ जाता है, प्लस बांकुड़ा का कुछ क्षेत्र ये, और आज का सिंहभूम, सिंहभूम मतलब ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम, ये जो पूरा पोर्शन है ये ढालभूम है, और इसी ढालभूम में ये विद्रोह लड़ा जाता है। सिंहभूम मतलब ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। कोल्हान मतलब वेस्ट सिंहभूम का एक परगना है, लेकिन अभी कोल्हान प्रमंडल मतलब ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तीनों जिला आते हैं। बड़ा भूम में पुरुलिया का कुछ भाग और झाड़ग्राम, झाड़ग्राम उस समय पश्चिम मिदनापुर का ही भाग हुआ करता था। एक छूट गया किचुंग परगना, किचुंग परगना जो है वो आपका सरायकेला खरसावां जिला में एक परगना है, किचुंग परगना। परगना का अर्थ होता है कि देखिए जिला के प्रशासन के लिए जिला को पहले तहसील में बांटा जाता है और फिर तहसील को कुछ परगना में विभक्त किया जाता है। ये परगना बहुत सारे गांवों का समूह होता है। तो यहाँ पे सरायकेला खरसावां में किचुंग परगना था, और ये किचुंग परगना का जो बाउंड्री है वो उड़ीसा जिला से टच करता था, मतलब अभी का जो सरायकेला खरसावां है उसका बाउंड्री उड़ीसा से टच करता है। तो उस समय जो किचुंग परगना हुआ करता था, यहाँ पे जो शासन होता था वो उड़ीसा के मयूरभंज राजा, ये जिला मयूरभंज है, इधर ये जिला पूरा मयूरभंज है, तो मयूरभंज जिला के राजा का शासन यहाँ किचुंग परगना पे था। हम लोग जंगल महल भी देख चुके हैं, ये बीरभूम है, बांकुड़ा, मेदिनीपुर और छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र जो कि अभी वेस्ट बंगाल में है। अब एक शब्द इस चैप्टर में आता रहेगा, रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन है? तो जो देसी रियासत होते थे हमारे यहाँ पे, देसी राजाओं का शासन का जो क्षेत्र होता था, वहाँ पे वायसराय, अंग्रेज वायसराय जो है अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, और उसी प्रतिनिधि को मतलब वायसराय के प्रतिनिधि को जो कि देसी रियासत में नियुक्त किए जाते थे रेजिडेंट कहलाते थे, और उनके आवास को रेजिडेंसी कहते थे। युद्ध की शुरुआत तो 1767 में होती है, लेकिन उससे पहले हम लोग दो युद्ध के बारे में हल्का हल्का जिक्र कर लेते हैं। ये है वेस्ट बंगाल का नादिया ज़िला जो कि मुर्शिदाबाद के दक्षिण में है। यहाँ पे भागीरथी नदी प्रवाहित होती है, तो भागीरथी नदी के किनारे में ही एक युद्ध लड़ा जाता है, प्लासी का युद्ध, और कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद भारत की दास्ता की कहानी लिखनी चालू हो जाती है। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में वेस्ट बंगाल के नादिया ज़िला में होता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और हमारे साइड से बंगाल के साइड से बंगाल नवाब सिराजुद्दौला रहते हैं। हालांकि इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, लेकिन यह जीत जो है ये बिल्कुल एक छल कपट वाला जीत है। क्यों है वो देखिए, क्योंकि सिराजुद्दौला के 3 सेना नायक प्लस मीर जाफ़र और इनके दरबारी और जो अमीर सेठ हुआ करते थे, इन सभी को लॉर्ड क्लाइव जो है वो छल कपट के द्वारा षड्यंत्र करके अपने खेमे में कर लिए थे। मतलब युद्ध शुरू होने के पहले ही ये सभी लॉर्ड क्लाइव के पक्ष में थे, और नवाब सिराजुद्दौला की जो पूरी सेना है वो पूरी सेना भाग भी नहीं लिया युद्ध के दौरान। और युद्ध के तुरंत बाद मीर जाफ़र का पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है।
फिर 1757 के बाद एक और युद्ध है, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा जाता है। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो होता है और हमारे साइड से मतलब भारत की तरफ से मुग़ल नवाब और अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह, ये 3 लोग मिल करके हेक्टर मुनरो से लड़ाई करते हैं। हेक्टर मुनरो प्लस सेना, और इधर बंगाल के नवाब प्लस अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह प्लस इनके सेना। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र का ही दामाद हुआ करता है, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, वहाँ सिराजुद्दौला है और ये शुजाउद्दौला है, दोनों अलग अलग है, ये शुजाउद्दौला है। और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर लड़ाई करते हैं। यहाँ पे मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला से गद्दारी इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज़ जो है मीर जाफ़र को राजा बनाने का वचन देता है, इसलिए। और बक्सर की युद्ध में जो 1764 में लड़ा जाता है, इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है और जिसके कारण इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती है। पर पहली संधि 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में। तो पहली संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का जो अधिकार है वो कंपनी को प्राप्त हो जाती है। दीवानी का अधिकार का मतलब ये है, दीवानी का अधिकार और भू राजस्व का अधिकार, दोनों अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाता है। भू राजस्व का अधिकार का मतलब है कि ज़मीन पे टैक्स लेना, और दीवानी का अधिकार का मतलब है कि और दीवानी का अधिकार का अर्थ है कि जो ज़मीन विवाद है या फिर उत्तराधिकार का जो विवाद है, संपत्ति का विवाद, वसूली का विवाद, ये सब सभी दीवानी के अधिकार में होती है। और द्वितीय संधि जब होती है शुजाउद्दौला के साथ, तो अंग्रेज़ों को कर मुक्त व्यापार करने की इजाज़त मिल जाती है अवध में, क्योंकि ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है, और ये नवाब शुजाउद्दौला जो है वह अवध के राजा थे। तो अवध में अंग्रेज़ों को कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। द्वैत शासन का मतलब है कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और जो प्रशासन यहाँ पे होता था वो बंगाल के नवाब के नाम से होता था। मतलब यहाँ पे सत्ता के 2 केंद्र हुआ करते थे। कर वसूलने का काम अंग्रेज़ों के पास था और यहाँ पे शासन चलाने का काम राजा के पास था। तो हो गए सत्ता के 2 केंद्र। 2 केंद्र मतलब द्वैत शासन। दीवानी का अधिकार भी लिखा हुआ है, पैसा वसूली के मामले, संपत्ति के मामले और मनाही के मामले। अब हम लोग अपने धालभूम विद्रोह में वापस लौटते हैं। धालभूम से ब्रिटिश लोगों का संबंध जो है वो 1765 में। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड के लोगों से ब्रिटिश लोगों का संबंध कब स्थापित हुआ, तो उसका आंसर होगा 1767। अगर झारखंड से बोलेगा तो 1767, लेकिन अगर धालभूम से बोलेगा तो 1765, क्योंकि 1765 में ही ये लोग 1766 में मिदनापुर तो आ ही जाते हैं, और 1765 में जब ये लोग नादिया पे, जो 1765 में बंगाल का जो ये क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र में अंग्रेज आ चुके होते हैं। तो ये तो धालभूम से टच है ये एरिया, इसलिए अगर धालभूम से पूछा जाए कि धालभूम से अंग्रेज लोगों का संपर्क कब स्थापित हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा 1765। लेकिन वही अगर झारखंड से पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 1767। अब देखिए, ये धालभूम के जो राजा थे, इनका जो किला है वो है घाटशिला में, जिसका नाम है नरसिंहगढ़ का किला। अब चूँकि इनका किला घाटशिला में है, इसलिए मिदनापुर का पुराने अभिलेख में धालभूम के राजा का जो जिक्र है वो घाटशिला के राजा के नाम से भी है। 1765 के बाद, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है, दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसके बाद अंग्रेज जो है वो मिदनापुर जिला में अपना आधिपत्य जमा लेता है। 1766 में क्या है कि मिदनापुर रेजिडेंट ने जॉन फर्ग्यूसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है, जिसको कुछ टुकड़ी के साथ
मिदनापुर के पश्चिम में जो जमींदार है उनको नियंत्रित करने के लिए भेजता है और जॉन फर्ग्यूसन इस काम में सफल भी होता है। तो ये बांकुड़ा का जो छतना क्षेत्र है उसका सुपुर और अंबिकानगर परगना प्लस मानभूम, बराभूम, मानभूम मतलब धनबाद और पुरुलिया का कुछ भाग, बराभूम मतलब पुरुलिया का कुछ भाग और झाड़ग्राम, तो यहाँ के ज़मींदार लोग जो है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन घाटशिला के जो राजा है बेकुंड धवल देव या फिर बेकुंड धाल, ये आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं होते हैं और ये प्रतिरोध की तैयारी करते हैं, मतलब युद्ध की तैयारी कर लेते हैं। इस समय जॉन फर्ग्यूसन जो है वो झाड़ग्राम का जो जामबनी ब्लॉक है, ये जामबनी ब्लॉक, वो जामबनी ब्लॉक से घाटशिला की तरफ कूच करते हैं। तो घाटशिला की तरफ कूच करते हैं और ये बात बेकुंड धवल देव को पता रहता है। तो जामबनी से जो सटा हुआ भाग है झारखंड का वो है चाकुलिया। तो जो बेकुंड धवल देव है वो अपने 2000 सैनिकों के साथ चाकुलिया के पूरब में, क्योंकि झाड़ग्राम भी पूरब में ही है, जामबनी भी पूरब में ही है, तो चाकुलिया के पूरब में मतलब कि चाकुलिया के बस एंट्री पॉइंट के पास ये अपने 2000 विद्रोही सैनिकों के साथ, जो विद्रोही सैनिक तीर धनुष तलवार फरसा लेकर तैयार थे, वहाँ एक गांव है पूर्व दिशा में बेंद गांव, तो यहाँ पे ये लोग घेराबंदी करके अंग्रेज़ों को आगे बढ़ने से रोकने का कोशिश करते हैं। लेकिन चूँकि अंग्रेज़ों के पास बंदूक होते हैं और तरह तरह के हथियार होते हैं, इसलिए विद्रोही जो है वो इनके सामने टिक नहीं सके। लेकिन वो आसपास रहकर, मतलब ये क्षेत्र जंगल झाड़ का क्षेत्र है, तो जंगलों में छिप छिप करके हमारे जो विद्रोही हैं वो लगातार आक्रामक बने रहे, मतलब अंग्रेज़ों को आसानी से यहाँ पे शासन नहीं करने दिए, समय समय पर लड़ाई करते रहते थे। हर महीना 2 महीना में एक विद्रोह होता ही रहता था, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो 1767 मार्च 1767 में फर्ग्यूसन जो है नरसिंहगढ़ का किला पहुंच जाता है। 1767 की स्टार्टिंग में वो जामबनी से घाटशिला के लिए कूच करता है चाकुलिया के रास्ते होते हुए, और मार्च में वो नरसिंहगढ़ का किला मतलब कि घाटशिला पहुंच भी जाता है। वहाँ पे ये बेकुंड धवल देव को पकड़ करके मिदनापुर जेल में डाल देता है। अब यहाँ देखिए झाड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट और हमारा ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का मैप है। तो जामबनी जो ब्लॉक है झाड़ग्राम का, इसका ये पोर्शन देखिए और चाकुलिया का ये पोर्शन, ये फिट हो जाएगा। उसके बाद जामबनी का ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन देखिए, और चाकुलिया का ये दोनों पोर्शन एक दूसरे में फिट हो जाएगा। तो यहाँ मैप से भी हम लोग देख सकते हैं कि चाकुलिया डिस्ट्रिक्ट मतलब ईस्ट सिंहभूम का चाकुलिया ब्लॉक और झाड़ग्राम का जामबनी ब्लॉक, ये बिल्कुल एक दूसरे से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अंग्रेज़ जो है इसी जामबनी से होते हुए आते हैं कहाँ पे, चाकुलिया, और चाकुलिया के बाद कहाँ जाएंगे, घाटशिला, और घाटशिला से होते हुए यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी है, तो स्वर्णरेखा नदी को पार करके वो आएंगे पोटका। पोटका को जैसे ही पार करते हैं वो पहुँच जाएंगे सरायकेला खरसावां, और सरायकेला खरसावां का यहाँ पे परगना है किचुंग परगना। तो अंग्रेज अधिकारी जो है अपने सैनिकों के साथ जामबनी से कूच करते हैं घाटशिला के लिए चाकुलिया के रास्ते होते हुए, और वो फिर पोटका को पार करते हुए पहुँचते हैं किचुंग परगना, जो कि सरायकेला खरसावां से है और ये उड़ीसा बॉर्डर में है। मतलब यहाँ पे किचुंग परगना में मयूरभंज राजा का शासन हुआ करता था। तो जब मार्च 1767 में फर्ग्यूसन घाटशिला पहुंच जाता है, नरसिंहगढ़ का किला, और बेकुंड धवल देव को पकड़ करके उसे जब मिदनापुर जेल में डाल देता है, तो उसके बाद बेकुंड धवल देव के भतीजा जगन्नाथ ढाल को फर्ग्यूसन राजा बनाता है सालाना 5000 रुपये के टैक्स पर। जगन्नाथ धवल देव जब राजा बन जाते हैं तो कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता है अंग्रेज और जगन्नाथ धवल देव के बीच। लेकिन अगस्त में, मतलब 3-4 महीने के बाद ही अगस्त में फर्ग्यूसन जो है वो जगन्नाथ धवल देव को एक आदेश देता है कि जा कर के जो विद्रोही लोगों का अगवा है उनको पकड़ के लाओ।
क्योंकि यहाँ पे विद्रोह लगातार होता ही रहता था, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। तो इसीलिए फर्ग्यूसन जो है वो जो विद्रोहियों का जो अगवा है उसको पकड़ने का आदेश जगन्नाथ धवलदेव को देता है। लेकिन राजा जो है इस बार फर्ग्यूसन के आदेश को मानने से इनकार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में फर्ग्यूसन क्या करता है कि 2 सैनिकों के 2 टुकड़ियों के साथ वापस से किला पर आकर कब्जा करता है, जिसके कारण जगन्नाथ ढाल जो थे उन्हें विवश होकर के भाग जाते हैं वो गांव की तरफ और प्रजा के साथ ही रहने लगते हैं कुछ दिन तक। लेकिन राजा जो है वो बहुत शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर देते हैं और इन्हें क्षमादान भी मिल जाता है। तो ये कहानी है 1767 का। अब 1768 में क्या है कि जो वादा किया गया था कि 5,000 रुपये सालाना टैक्स भरने का, तो वो जगन्नाथ ढाल दे नहीं पाए। तो जिसके कारण राजा जो है वो बकाईदारी में फंस गए। बकाईदारी मतलब कि जो टैक्स का बात हुआ था वो टैक्स ये दे नहीं सके, और साथ ही साथ रेजिमेंट का जो आज्ञा होता था उस पर भी राजा जो है वो टाल मटोल करते थे। और अंदर ही अंदर जो जगन्नाथ ढाल थे वो आज़ादी का प्रयास करने लगे थे, और ये सभी बात जो है वो अंग्रेज़ों को पता चल जाती है। तो ऐसे स्थिति में रेजिडेंट ने लेफ्टिनेंट रुक्स को कुछ सिपाहियों के साथ जगन्नाथ धवलदेव को पकड़ने के लिए भेजता है। लेकिन जगन्नाथ धवलदेव इस बार फिर से वो भाग निकलते हैं। तो रुक्स जो है वो जगन्नाथ धवलदेव को गिरफ्तार तो नहीं कर पाए, लेकिन जगन्नाथ धवलदेव का जो भाई है नीमू ढाल मतलब निमाई धवलदेव को पकड़ने में कामयाब रहता है। चूँकि रुक्स जो है अपने कार्य को बखूबी अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि इनको पकड़ने के लिए भेजा गया था जगन्नाथ धवलदेव को, लेकिन ये जगन्नाथ धवलदेव को नहीं पकड़ पाते, इसलिए इनके जगह पे कैप्टन मॉर्गन को नियुक्त किया जाता है। अब कैप्टन मॉर्गन को रेजिडेंट से आदेश रहता है कि जगन्नाथ धवलदेव के स्थान पर नीमू ढाल, क्योंकि नीमू ढाल को गिरफ्तार किया गया था, तो नीमू ढाल को राजा बना दिया जाए। तो मॉर्गन ऐसा करता भी है कि वो जगन्नाथ धवलदेव के स्थान पर नीमू ढाल को राजा बनाता है। अब यहाँ के जो विद्रोही थे वो भले संगठित नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे समूहों में घात लगाकर लगातार हमला करते थे, और हमला करने के बाद गांव और जंगल में छिप जाया करते थे। ये कभी भी अंग्रेज़ों के सामने नहीं आते। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंग्रेज़ों को भी यहाँ पे शासन चलाने के लिए कितना परेशानी झेलना पड़ रहा होगा। हमारे विद्रोही कभी भी इनके समीप नहीं जाते थे, तीर चलाते थे और बगल के जंगल में छिप जाया करते थे। तो मॉर्गन परेशान होकर के अपने हायर अथॉरिटी को एक पत्र लिखता है। इस पत्र से आप लोग समझ सकेंगे कि हमारे विद्रोही किस हद तक अंग्रेज़ों को परेशान किए थे। तो पत्र में ये इन चीज़ों का जिक्र है। आप अगर इन्हें कोट कर सकते हैं एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छा है। जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इससे बाहर मतलब जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम तो छोड़ दीजिए, वनडे एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस में भी ढाल विद्रोह में इससे बाहर आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग इस पत्र को देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इन लोगों से बातें करना एक मजाक जैसा है जिन्हें लड़ने का शऊर नहीं है। मतलब ये कभी सामने आके नहीं लड़ते थे, तो वही लिखता है ये तिल मिला के कि इन्हें लड़ने का शऊर नहीं है। ये बर्रे के समूह के समान मतलब मधुमक्खी के समान डंक मतलब तीर मार करके भाग जाते थे। इनमें से किसी को भी मारना अथवा पकड़ना लगभग असंभव है, क्योंकि ये स्वयं को हमेशा काफ़ी दूरी पर रखते हैं और वहीं से तीर चलाते हैं, जिससे ये मौत के घेरे में नहीं आते। ऐसे स्थिति में मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए, कितना परेशान है मॉर्गन, आप उनके लाइन्स से आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहना चाहूँगा कि मेरा यह काम समाप्त हो गया है, क्योंकि कुछ ना करने के बावजूद मैं वास्तव में बहुत थक गया हूँ। मेरे सिपाही लगातार बीमार हो रहे हैं और अभी 60 से अधिक लोग बुखार से तप रहे हैं। मैं जगन्नाथ धवलदेव का पीछा करने में और समय बर्बाद करने की स्थिति में नहीं हूँ। इस पूरे क्षेत्र की कई महीनों तक हमारे नियंत्रण में आने की कोई संभावना नहीं दिखती। ऐसी स्थिति में इन बदमाशों के साथ क्या करूं? ना तो ये सामने आते हैं और न ही मेरे संदेशों का कोई जवाब ही देते हैं। खाने पीने की कमी हो गई थी इनके पास काफ़ी। तो आप देखें, ये मॉर्गन लिखते हैं अपने हायर अथॉरिटी को, तो इनके लेटर में लिखे शब्दों से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे लोकलाइट्स, हमारे विद्रोही अंग्रेज़ों को परेशान करके रखे हुए थे।
खाने पीने की काफ़ी कमी हो गई थी मॉर्गन के पास। अच्छा नाव भी नहीं था कि ये स्वर्ण रेखा नदी को पार कर सके। मतलब मेन इनको ये था डायरेक्शन कि आगे बढ़ते जाओ और सभी को अपने शासन के अंतर्गत लेते चले जाओ। लेकिन इनके पास अच्छा नाव भी नहीं था जिससे कि ये स्वर्ण रेखा नदी को पार कर सके। हालांकि अंग्रेज भी कम नहीं थे, ये जर्जर नाव के सहारे ही स्वर्ण रेखा नदी को पार कर जगन्नाथ धवलदेव का पीछा करते हुए हल्दी पोखर, जो कि पोटका ब्लॉक में है, पोटका ब्लॉक की ओर रवाना होता है। मतलब अंग्रेज जो है जामबोनी से आता है चाकुलिया, फिर चाकुलिया के रास्ते जाता है घाटशिला, घाटशिला से पोटका और पोटका से जाएगा किचुंग परगना जो कि सरायकेला खरसावां में है। बहुत मशक्क़त के बाद, चूँकि अंग्रेज़ों के पास बंदूक हुआ करता था, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद घाटशिला को पूरी तरह से ये लोग निपट लेता है और सारा कारोबार को व्यवस्थित करके ठीक कर देता है अंग्रेज अपने हिसाब से। लेकिन फिर एक साल बाद 1769 हमारे विद्रोही शांत रहने वालों में से नहीं थे, सरेंडर करने वालों में से नहीं थे। 1769 का समय फिर एक साल बाद ये चुआड़ विद्रोही, जो कि कुड़मी जाति के लोग हैं, संथाल और भूमिज लोग लगभग 5000 की संख्या में धाल भूमि में फिर से चढ़ाई करते हैं। इस बार क्या होता है, तो ब्रिटिश कंपनी जो है वो नींबू ढाल को राजा बनाया था, तो राजा को सुरक्षा भी अंग्रेज देते थे, अपने कुछ सैनिक को राजा के अगल बगल रख देते थे। तो वही लिखा हुआ है कि ब्रिटिश कंपनी के सिपाहियों की एक छोटी सी टुकड़ी की सुरक्षा में रह रहे नए राजा मतलब नींबू ढाल को नरसिंहगढ़ के किले में वापस आने को मजबूर कर दिया। कौन मजबूर कर दिया? तो चुआड़ विद्रोही प्लस संथाल और भूमिज लोग, ये सभी नींबू ढाल को वापस से किला में आने में मजबूर कर दिया। लेकिन जो कैप्टन फोबर्स है, ये छोटा सा एक सैनिक अभियान चला करके नींबू ढाल को वहाँ से भगा देता है। अब इस इलाके पर शासन करने और लगान वसूलने के लिए लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा जाता है सैनिकों के 2 टुकड़ियों के साथ। कहाँ पे पहुँचता है ये? किचुंग परगना। और किचुंग परगना में जो लेफ्टिनेंट गुडियार है उनको शासन का विचार छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर एक तो बेचारा अंग्रेज हमारे विद्रोही मतलब चुआड़, संथाल और भूमिज लोगों से काफ़ी परेशान हो चुके थे, और ऐसी स्थिति में अगर वो किचुंग परगना में भी कुछ करते हैं तो मयूरभंज के राजा से भी इनको लड़ाई करना पड़ता। और अंग्रेज उस समय मयूरभंज के राजा से और प्लस हमारे झारखंड के विद्रोहियों से लड़ने में सक्षम नहीं महसूस हुआ होगा इनको, इसलिए किचुंग परगना में शासन का जो विचार है ये छोड़ दिया। क्योंकि अगर किचुंग परगना में शासन करने का सोचता तो उसे मयूरभंज के राजा से लड़ाई करना पड़ता है, क्योंकि मयूरभंज के राजा के अधिकारों का वहाँ पे हनन हो जाता। तो अब अंग्रेज मतलब ब्रिटिश कंपनी को किचुंग परगना के ज़मींदारों के खिलाफ आगे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रही। वो एज इट इज़ किचुंग परगना को छोड़ करके वापस बैक हो गए। 1773 में ये उपद्रव फिर से शुरू होता है। इस बार जगन्नाथ धवलदेव अपने सैनिकों के एक विशाल समूह के साथ नींबू ढाल पर आक्रमण करता है। और इस तरह के उपद्रव कोई नया नहीं था यहाँ के लिए। तो मिदनापुर का जो रेजिडेंट होता है वो वॉरेन हेस्टिंग को सूचित करता है। वॉरेन हेस्टिंग कौन? तो बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वो लिखते हैं कि इस अराजक स्थिति में लगान वसूली अनिश्चित है, क्योंकि ज़मींदार जो है वो हठधर्मी है और यहाँ के निवासी जो है वो उग्र है, जो शासित नहीं हो सकते। इस साल ऐसे उपद्रव कुछ अधिक ही रहे। राजा को मजबूत बनाने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिपाहियों की एक टुकड़ी भेजनी पड़ी, और जब इसमें सफल रहा तो शांति व्यवस्था के लिए नरसिंहगढ़ और हल्दी पोखर में सिपाहियों की 2 कंपनियां रख दी गई। मतलब यहाँ पे देखिए, जो मिदनापुर का जो रेजिडेंट है ये वायसराय को पत्र लिखता है। मतलब ये
ये भी परेशान है, रेजिडेंट भी काफ़ी परेशान है। जो ऑफिसर से अंग्रेज अधिकारी वो तो परेशान है ही, रेजिडेंट भी परेशान है, और उनकी परेशानी उनके पत्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो वो कुछ सिपाहियों का टुकड़ी मांगता है, और टुकड़ी से कुछ अतिरिक्त सिपाही जब इसे मिल जाता है तो फिर इस जगह पे अंग्रेज अपने हिसाब से शांति व्यवस्था कायम कर लेता है। और फिर नरसिंहगढ़ और हल्दी पोखर कहाँ है? पोटका ब्लॉक में, और नरसिंहगढ़ है जो है वो घाटशिला में है। तो नरसिंहगढ़ घाटशिला और हल्दी पोखर पोटका, यहाँ पे सिपाहियों का 2 कंपनियों को रख दिया जाता है, और कुछ दिन तक शांति व्यवस्था कायम रहती है, अंग्रेज़ों के हिसाब से सब कुछ चलता है। लेकिन फिर एक साल, अगले साल 1774 में जगन्नाथ धवलदेव ने जो है वो वापस से आंदोलन को शुरू कर दिया, और इस बार चुआड़ आंदोलन के नेता रघुनाथ महतो, कहा जाता क्या है, यही सच है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करते हुए अगर कोई प्रथम सेनानी जो शहीद हुए हैं वो हमारे रघुनाथ महतो जी हैं। इनके बारे में हम लोग चुआड़ विद्रोह में डिटेल में पढ़ाई करेंगे, जेपीएससी के मेंस के अकॉर्डिंग। तो रघुनाथ महतो ने इनका जब जोरदार समर्थन किया, तो पहले ये जगन्नाथ धवलदेव से ही परेशान थे, अब रघुनाथ महतो भी इनका समर्थन कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने बहरागोड़ा से लेकर के नरसिंहगढ़ तक तथा हल्दी पोखर के 1-2 मील के अंदर तक के गाँव में आग लगा दिया, या फिर पूरे गांव को मटियामेट करके रख दिया। हल्दी पोखर कहाँ है ये सब देख लेते हैं एक बार मैप में। तो ये हल्दी पोखर यहाँ पे पोटका में, और नरसिंहगढ़ घाटशिला में है, और बहरागोड़ा ये है। तो बहरागोड़ा से नरसिंहगढ़ यहाँ तक कि पोटका तक अंदर 1-2 मील, मतलब मेन जो रोड होते थे उसके अंदर के 1-2 मील तक के गाँव को ये अंग्रेज या तो जला देते हैं पूरी तरह से, या फिर पूरी तरह से मटियामेट कर देते हैं। अब यहाँ का लेफ्टिनेंट जो है ये जगन्नाथ धवलदेव को सबक सिखाने के लिए और अतिरिक्त सहायता के लिए फिर से एक पत्र लिखता है हायर अथॉरिटी को कि चूँकि ये लोग बंदूक से अति भयभीत होते हैं, अतः यदि एक बंदूक और भेज दी जाए तो ये बहुत प्रभावशाली रहेगा। जब तक जगन्नाथ धवलदेव का दमन नहीं हो जाता तब तक माननीय कंपनी को, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वर्ण रेखा नदी के इस पार से एक आना भी नहीं मिलेगा। और यहाँ का जो लेफ्टिनेंट है वो जब जगन्नाथ धवलदेव को पत्र लिखता है तो उसके पत्र के जवाब में जगन्नाथ धवलदेव यही बात बोलते हैं कि वह राजा बना रहना चाहता है, और जब तक वह है, मतलब जगन्नाथ धवलदेव जब तक जिंदा है, इस क्षेत्र को कभी भी बंदूक या तलवार के बल पर टूटने या बिखरने नहीं देगा। मतलब ये एक संदेश के साथ साथ एक धमकी भी है। आखिरकार अंग्रेज़ों को सरेंडर करना ही पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज़ भी लड़ाई कर करके ये लोग काफ़ी त्रस्त हो चुके थे जगन्नाथ धवलदेव से। तो इस बार फाइनली जो है वो अंग्रेज़ सरेंडर करते हैं, और 1777 में पहले साल के लिए 2000 रुपये, दूसरे साल के लिए 3000 रुपये और तीसरे साल के लिए 4000 रुपये लगान के शर्त पर जगन्नाथ धवलदेव को ज़मींदारी दे दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1767 में जो अंग्रेज डिमांड किए थे 5000 रुपये का लगान, अब 10 साल बीतने के बाद जो लगान है वो कितना है, अभी भी 4000, मतलब 5000 को नहीं छू पाया। और उसके बाद भी देखिए 1800 ईस्वी में जब जगन्नाथ धवलदेव को यहाँ की ज़मींदारी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी जाती है, उस समय जो कर का जो प्राइस है वो 4267 रुपये रखा जाता है। मतलब 1767 में जहाँ 5000 का डिमांड था, वहीं 1800 में डिमांड जो है वो 4267, मतलब 5000 को भी नहीं छू पाया। मतलब 1767 और इधर 1800, मतलब कितना साल, 33 साल के बाद भी, सोचिए 33 साल गुजर जाने के बाद भी 5000 का रकम को टच करने नहीं दिए कौन, जगन्नाथ धवलदेव।
तो आखिर अगर 1767 में जगन्नाथ धवलदेव 5,000 रुपये पर अगर मान जाते तो वो 5,000 रुपये का वसूली किनसे करते? यहाँ के गरीब किसानों से। तो यहाँ के जो राजा थे वो देखिए यहाँ के किसानों के फेवर में, यहाँ के मजदूरों के फेवर में ये लड़ाई लड़ते हैं। और 33 साल बाद भी जो अंग्रेज 5,000 रुपये का लगान रखे थे 1767 में, उसको 5,000 छूने भी नहीं दिया। 4267 में ही ये डील फाइनल करते हैं 33 साल बाद। तो आप समझ सकते हैं कि संघर्ष जो है वो कितना फलदायक हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यह जो विद्रोह है वो मेनली राजा अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि वो अपने प्रजा के लिए भी ये लड़ाई लड़ता है। क्योंकि अगर 1767 में ये 5,000 रुपया कर देने के लिए मान जाते तो इन्हें कर लेने में क्या था, इन्हें किसानों, गरीब किसानों और काश्तकारों यही लोगों से पैसा वसूल करके अंग्रेज़ों को देना पड़ता। तो समझ सकते हैं ये चीज़ कि ये लड़ाई जो है, ये विद्रोह जो है, ये जगन्नाथ धाल खुद के लिए भी और अपने प्रजा के लिए अंग्रेज़ों से लड़ता है। जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ढाल विद्रोह के टॉपिक से इससे बाहर कुछ भी आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और वनडे एग्ज़ाम के लिए, मतलब जेएसएससी सीजीएल के लिए या फिर जेपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी ढाल विद्रोह में इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। अगले बार मिलते हैं चुआड़ विद्रोह के साथ।